हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो आप जानते हैं लास्ट लेक्चर के अंदर हमने नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर ली थी एंड आज के लेक्चर के अंदर मैं इसकी बाकी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस कर दूंगा। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए, अब हमें नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना है। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये एक ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका। एंड इसके कांटेक्ट में चाहे कोई मेटल आए, चाहे कोई नॉन मेटल आए, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस आए और चाहे इसे कांटेक्ट में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी आए, तो ये इन सबके साथ रिएक्ट करके उनको ऑक्सीडाइज कर देता है। इसका मतलब है कि खुद क्या होता है, खुद आपका रिड्यूस होता है। खुद क्या होता है, ये रिड्यूस होता है आपका, मतलब इसमें से ऑक्सीजन जो है रिमूव होती है। सो देयर इज ए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और वो किनको प्रोवाइड करता है, वो इनको प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो मोटी मोटी बात जो है मुझे जो आपको समझानी है वो ये है कि जब कभी भी आपका नाइट्रिक एसिड, चाहे मेटल हो, चाहे नॉन मेटल हो, चाहे ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, चाहे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, जब भी वो इनके साथ रिएक्ट करेगा उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर वो उनको ऑक्सीडाइज कर देगा। और ऑक्सीडाइजेशन होने की वजह से या तो ये बनाएगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, दैट इज NO, या तो बनाता है NO2, ठीक है, या बनाएगा N2O, या तो आपका ये बनाएगा, और भी कुछ बना सकता है। मैं आपको पहले एक बार क्लियर कर देता हूं कि जो भी आपको यहां पे रिडक्शन के प्रोडक्ट्स मिले हैं ये एक्चुअली में डिपेंड करता है कि मेरी जो नाइट्रिक एसिड लिया गया है, जो मेरा नाइट्रिक एसिड आपने यहां पे लिया है, उस नाइट्रिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और साथ ही साथ ये डिपेंड करता है कि कौन सा टेम्परेचर है आपका, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, ये हमें कुछ स्पेसिफिक रिडक्शन प्रोडक्ट्स हमें जरूर देगा। ठीक है, तो ये बात आपने यहां पे ध्यान रखनी है। अब मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूं कि अगर कॉन्सेंट्रेशन आपकी ज्यादा है तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर नाइट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कम है, मतलब कि अगर मैं कहूं कि डाइल्यूट है, मैं यहां कर देता हूं इफ दिस इज डाइल्यूट, तो उस कंडीशन के अंदर हमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, दैट इज NO जो है वो हमें मिलता है। तो सबसे बड़ा सवाल फिर मन में यही आता है कि पहली बात तो ये कि सर इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर अगर ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऐसा क्यों है, क्या रीजन है इसके पीछे का। तो मैंने आपको इसके बारे में बता देता हूं। मैं आपको अलग सा कलर करके दिखाता हूं कि देखिए, अगर मैं किसी भी नाइट्रिक एसिड की बात करता हूं, जैसे HNO3 की मैं बात करता हूं, तो अगर तो ये एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर है तो उस केस में क्या होगा कि आपको NO2 मिलता है, साथ में आपको पानी मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक्चुअलिटी के अंदर ये नेसेंट ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है, और ये वही नेसेंट ऑक्सीजन है जो मेरे मेटल, नॉन मेटल या इनके साथ मिलकर उनका ऑक्साइड जो है वो क्रिएट करता है। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं, तो ये क्या करता है, ये अपने में से ऑक्सीजन दे सकता है इसलिए खुद रिड्यूस होता है, लेकिन दूसरे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है इसलिए ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। उसी तरह अगर मैं HNO3 डाइल्यूट फॉर्म में अगर मैं ले लेता हूं, और उस केस में अगर आपको पूछूं कि अच्छा जी अब बताइए क्या होगा, तो बात यह कि इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, दैट इज NO। इसके अलावा हमारा वही पानी बनेगा और वही हमारा नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा। तो आपको ना पता होना चाहिए कि एक्चुअलिटी के अंदर हमें कॉन्सेंट्रेशन में क्या मिलता है, डाइल्यूट में क्या मिलता है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपने अपने रिएक्शन जो है वो लिखने होते हैं। हाँ, बैलेंसिंग की मैं बात बता देता हूं। यहाँ पे N है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 दिया हुआ है ना, तो यहाँ तो पहले इसको 2 कर देते हैं, ठीक है,
और यहाँ पे अपना 2 कर दो, तो अब देखिए ये ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस हो गया, 6 हो गया ना, तो 4 1 5 1 6, तो यहाँ से आपका वो आराम से बैलेंस हो जाता है। इसके अलावा इसको भी मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, यहाँ पर भी हमारे पास 2 आ जाएगा, और 2 6 चाहिए ना, तो 3 आपके पास यहाँ आएगा, तो यहाँ पे 3 नेसेंट ऑक्सीजन मिलते होते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये बात समझनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, और मैं एक आपको बात और क्लियर कर देता हूं, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि जब कभी भी हम अपने HNO3 को मतलब डिकम्पोज फॉर्म में देखते हैं तो यहाँ पर एक नेसेंट ऑक्सीजन हमें मिलता है। इसी वजह से ये मेरे जो मेटल के साथ जब भी ये रिएक्ट करेगा ना, तो हमें पता है कि जब भी कोई नाइट्रिक जब भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमें पता है हाइड्रोजन लिबरेट होती थी, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन लिबरेट नहीं हो पाती। उसका रीजन यही है क्योंकि जो यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन आप यहाँ पे देख रहे हो, ये नेसेंट ऑक्सीजन एक्चुअली में मेरे हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना देता है, पानी बना देता है। इसलिए अगर आपको याद हो कि जब कभी हम रिएक्शन बनाते हैं तो NO2 के साथ हमेशा पानी हम लिखते हैं। क्यों पानी लिखते हैं? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये एक्चुअली क्या करता है, हाइड्रोजन से मिलकर जल्दी से पानी बना देता है, इसलिए इसी वजह से हमें कभी भी हाइड्रोजन मिल ही नहीं पाता। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन मिलता ही नहीं है, क्या कंडीशंस हैं वो भी बहुत मैटर करती हैं, मैं आपको उनके बारे में भी बताऊंगा। पहले आप इसके बारे में समझो, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उसके आगे बताऊंगा, ठीक है? ओके, सो पहले तो ये बात क्लियर होगी। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना था, जो मैंने वैसे अभी ऑलरेडी आपके इसके बारे में बता ही दिया है वैसे तो, कि जो नाइट्रिक एसिड है वो बहुत ही एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड क्या करता है, ऑक्सीजन को, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। एंड जो नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे फॉर्म होती है डिकम्पोजिशन के द्वारा, वो एक्चुअली जो हाइड्रोजन पैदा होती है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब उसके साथ मिलकर क्या बना देता है, पानी बना देता है। तो मैंने तभी आपको कहा ना कि नॉर्मली जो एसिड होता है कभी किसी से मेटल से रिएक्ट करता है तो वो हमेशा हाइड्रोजन क्रिएट करता है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं क्रिएट हो रहा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से जो नेसेंट ऑक्सीजन हमारा बनता है वो एक्चुअली जाके हाइड्रोजन से मिलकर पानी बना देता है। तो ये बात समझनी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या इसके सब पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसका एक्शन देखेंगे कि नॉन मेटल के साथ ये कैसे बिहेव करता है। आप अच्छी तरह जानते हो यार कि ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्साइड्स बनाएगा और कुछ नहीं है। तो मैं लिख देता हूं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक नॉन मेटल है, ठीक है, मेरे पास क्या है, नॉन मेटल। अगर नॉन मेटल के साथ आप इसको रिएक्ट करना चाहते हो तो आप पहले तो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म आप लीजिए HNO3 का, ठीक है, इसको आप ले लीजिए। तो जैसे आप ये इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो एक तो आपको ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है, जो भी बनेगा आपको मैं बता दूंगा। अगर कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा आपके पास, सल्फर है तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है आपका, ठीक है, वो तो प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। बट साथ में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि NO2 तो बनेगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड है तो NO2, अगर डाइल्यूट होता तो NO बनता, तो इस बात में आपने ध्यान रखना है। और साथ में बनेगा आपके पास H2O, क्यों? क्योंकि जो हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन होता है वो हाइड्रोजन से मिलके क्या बनाता है, पानी बना देता है। तो मैंने इसके बारे में आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है। तो एग्जांपल देता हूं, जैसे मेरे पास कार्बन है सपोज, तो कार्बन जब कभी भी HNO3 के साथ मिलेगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, ये बात याद रखा, तो हमारे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NO2 और प्लस बन जाता है पानी। तो ये बात आप हमेशा याद रखेंगे और बहुत सिंपल है, और आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। बात रह जाती है कि इसको बैलेंस करने की, तो ये हमारे पास 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, पहले तो ये है आपका, और यहाँ पर आपका 2 आएगा। थोड़ा बैलेंस करके देखिए अब हो जाएगा। तो हाइड्रोजन हमारे 4 बन रहे हैं, 12। तो इस तरह से बेटा ये आपका है आराम से बैलेंस हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं सल्फर की। तो सल्फर को अगर मैं रिएक्ट करवाता हूँ HNO3 के साथ, तो ये क्या देगा, पहले बनाएगा H2SO4, तो ये बना के हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, और साथ में वही सेम चीजें, हमारा प्रोडक्ट्स तो वही रहेंगे, जैसे पानी रहेगा और साथ में NO2 तो रहेगा ही रहेगा आपका। तो ये बात आपने याद रखनी है, फिर बाकी सब कोई इशू नहीं आएगी। 2 2 4 हो गया ये आपका यहाँ पे, और ऑक्सीजन को यहाँ पे डबल कर देते हैं।
तो यहाँ डबल कर देते हैं, टोटल 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 कर देते हैं, और यहाँ पर हमारे पास n है, इसको 6 कर दो, 6 12, ये होगा, ठीक है। देखिए तो इस तरह से ये आपका आराम से बैलेंस हो जाता है। तो बहुत ईजी है, स्टेप बाय स्टेप बातों को समझना है आपने कि किस तरह से और ऐसा क्यों हो रहा है। क्लियर? देखिए अब हमें यहाँ पे जो बात करनी है वो है मेटल्स के साथ। तो मैं आपको बहुत क्लियरली ये बात बता दूं कि इसमें क्या करना है आपने। देखिए सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं मेटल्स की, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी कि गोल्ड और प्लेटिनम को छोड़ दो यहां पे, ठीक है, गोल्ड एंड प्लेटिनम। मैं इसके बारे में बताऊंगा कि अगर इसको रेट करना तो हमें एक्वारीजिया चाहिए, वो मैं एंड में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए पहले इसको छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो बस। इन दोनों को छोड़कर जब कभी भी हम मेटल को रिएक्ट करवाते हैं हमारे नाइट्रिक एसिड के साथ, तो उनके प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेकिन उनके क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो मैंने नाइट्रिक एसिड लिया है, ठीक है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, क्या उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, और साथ ही साथ वो कौन से टेम्परेचर पे लिया गया है। ये दो चीजें इसमें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। जैसे मैंने कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, देखो यार, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बहुत अच्छे से ये वाली बात बताई है कि अगर तो आपका कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ज्यादा क्या कम, मतलब डाइल्यूट की फॉर्म में अगर है, तो मैंने आपको साफ साफ बताया है कि इफ इट इज डाइल्यूट, तो उस कंडीशन के अंदर तो आपका NO बनेगा, एंड अगर वो हमारा क्या है कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर है, तो उस केस के अंदर हमारे पास NO2 बनेगा। तो चलिए मैं आप एक काम करता हूं, आपको ना एक एक करके समझाता हूं कि अगर ये एक डाइल्यूट फॉर्म के अंदर है तो क्या होगा, अगर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर है तो क्या होगा, ठंडा है गर्म है तो क्या होगा, या फिर हाईली डाइल्यूट है जैसे 1% डाइल्यूशन में लिया हुआ तब क्या होगा। इन सब के बारे में आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। तो देखिए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले सब पार्ट के साथ, जो कि है कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। देखिए अगर तो आपका नाइट्रिक एसिड ठंडा है और डाइल्यूट फॉर्म के अंदर है, तो उस केस के अंदर हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब NO जो है वो हमारा क्रिएट होता है। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊं, जैसे सबसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूं कॉपर का, ठीक है, कॉपर का सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉपर लेंगे प्लस HNO3 कर, आपने बस प्रोडक्ट्स याद रखने, बाकी तो सब हो जाता है। ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जो है इसमें कॉपर नाइट्रेट बनेगा, CuNO3 होल ट्वाइस, ये बनेगा आपका। साथ में पानी तो बनना ही बनना है। क्यों पानी बनता है? क्योंकि जो नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे ये देगा, वो नेसेंट ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलकर पानी क्रिएट कर देता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। प्लस साथ में बनेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। मन अगर बैलेंस करने का है तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपका आएगा नाइट्रोजन दो आपका नाइट्रोजन 8, जो बोल रहा है 3 दूनी 6 7 8, 8 का मल्टीपल बनेगा ना, 8 का। एक काम करो, इसको 8 कर देते पहले तो, और 8 करने की वजह से इसको यहाँ पे कर देंगे हम अपना 4, ठीक है। तो 12 वो नाइट्रोजन, इसको डबल कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 ये बैलेंस हो जाता है हमारे पास, और वहाँ पे ये है 3 और करेंगे 6, और 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से क्या होगा, कॉपर हमारा 3 हो गया, ये कॉपर हमारा 3 हो गया, नाइट्रोजन हमारे पास 8 हो गया, 9 दूनी 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 हो गया। हाइड्रोजन की बात करें तो 8 है, 4 2 8 हो गया, और ऑक्सीजन हमारा 24 2 24, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे बैलेंस हो जाता है, ठीक है। थोड़ा बैलेंसिंग का थोड़ा आई नो थोड़ा अजीब है, बट क्या करें, है तो है, करना तो है ही है। अच्छा दूसरी बात हम करते हैं कि अगर मेरे पास जिंक है तो क्या, अरे मैंने कहा ना कि प्लैटिनम और गोल्ड छोड़ दो, उसके अलावा जब भी आप इसको डाइल्यूट के साथ या कोल्ड के साथ रिएक्ट कराते हो तो NO ही क्रिएट होता है, ठीक है। आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी के लिए भी आपने यही करना है। जैसे मान लो Zn की बात करता हूँ, ठीक है, Zn की भी ना वही वैसे, चलो ये सेम ही है, सेम ही बनेगा देखना, क्योंकि इसकी भी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 2 ही होती है ना। तो मैं चाहूँ तो सीधा भी लिख सकता हूँ, जैसे 3Zn 8HNO3, तो ये बनाएगा 3Zn NO3 होल ट्वाइस प्लस 4H2O प्लस हमारे पास आ गया 2NO। तो ये एग्जैक्टली वो सेम ही होगा, कोई इतना फर्क लगता नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आई थिंक, डन।
इसी तरह आप चाहें तो फेरस का या फेरिक का, इन सब का जो है वो बना सकते हो। ठीक है, वैलेंसिस का ध्यान रखना और बैलेंसिंग का ध्यान रखना है आपने। तो ये जो मैंने आपको बताया है, ये बताया मैंने आपको कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का। आई होप ये वाला पार्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने करना है। अब बात आती है कि यार अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है तो क्या होगा। मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर है तो यार सिंपल सी बात है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर होगा तो ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट्स तो बनेंगे, बट इसमें याद रखना कि इसमें NO2 क्रिएट होता है। बस इस बात का ध्यान रखना। मैं उन्हीं रिएक्शन को फिर के दिखा देता हूं। जैसे सबसे पहले कॉपर था ना मेरा, कॉपर प्लस HNO3, ठीक है। बट अब आपने याद रखना है इसमें कि मैंने ये CuNO3 होल ट्वाइस, ये तो रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। साथ में पानी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में आपका बस इस केस में NO2 बना देना बस। और NO2 होने के चलते इसका जो बैलेंसिंग है वो थोड़ा सा डिफर कर जाएगा अब यहाँ पे, क्योंकि N हमारा O2 बना दिया ना इसने, तो यहाँ पे में आ जाएगा 2, यहाँ पे भी आ जाएगा 2। देखिए ऑटोमेटिक बैलेंस होगा। NO3 का होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस, S2, ये आपका आ गया 4, नहीं 4 आएगा ना, इसको 4 की फॉर्म में आएगा, यहाँ पे 4 आएगा आपका। अब देखो ना S2 4 हो गया, हाँ अब ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास NO3 होल ट्वाइस, नाइट्रोजन 2, 2 4, इसको भी 2 करना पड़ेगा यार, तब बैलेंस होगा ये। 4 3 12, 3 6 8, 4 12, नाइट्रोजन 2 2 4, हाँ बैलेंस है। तो ये मेरा सबसे पहला पॉइंट होगा यहाँ पे जो मुझे आपको बताना था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारा जो है, उसी तरह Zn का भी दे देता हूँ। Zn ले लेते हैं, और ये भी सेम ही होगा यार, 4HNO3 कर लिया मैंने यहाँ पे, तो ये मेरा देगा ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस 2H2O प्लस 2NO2। तो इस तरीके से आप आराम से इसको कर सकते हैं। हाँ, अगर मैं फेरिक की बात करता हूँ, सपोज आयरन की बात करता हूँ, फेरिक वाले प्रोडक्ट की, तो प्लस HNO3 अगर मैं कर दूं तो इसमें क्या बनाऊंगा, Fe, तो फेरिक नाइट्रेट बनेगा ना आपका, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा आपका, प्लस H2O प्लस NO2। यार इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमारा हो ही जाएगा। मेन था कि ये चीज़ को समझना कि एग्जैक्टली करना क्या है हमने यहाँ पे। बाकी बैलेंस करने के लिए ये 3 है ना, अगर मैं इसको 2 2 3 3, ये 3 बन गया आपका, और ये आपका 3 आएगा यहाँ पे, और ये आपका 6 आ जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा बैलेंस आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो बहुत सिंपल है, बट फिर भी आप इसको जब तक एक बार लिखकर प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको याद नहीं होगा, तो लिखकर जरूर प्रैक्टिस करना। बाकी मैंने आपको प्रॉपर वे में बता दिया है। ठीक है, हाँ एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे गलती ना हो। यहाँ पे लिखा था मैंने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक, हाँ ठीक है, नहीं ठीक है, या तो हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले लो या तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लो, तो उस केस में ये आपका आता है। क्लियर है, चलो ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए अब हमने बात करनी है मेटल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकल। अब इनके साथ क्या होता है ये समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बात ये है कि ये जो मेटल्स होते हैं ना, ये एक्चुअली पैसिव बन जाते हैं, बेकम पैसिव। पैसिव का बेसिकली मतलब होता है कि ये इनर्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है, इनर्ट। जब कभी भी हम इनको कांटेक्ट में लेके आते हैं विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। अब यहाँ पे इनर्ट का क्या मतलब है, या ये जो मैं पैसिव लिख रहा हूं इनका क्या मतलब है, मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूं। देखिए इनर्ट या पैसिव होने का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए इनमें से कोई भी ले लेता हूं, जैसे आयरन लेता हूं, एल्यूमिनियम ले लेता हूं, कोबाल्ट ले लेता हूं, निकल ले लेता हूं। ठीक है, अगर मैं इनकी बात यहाँ पे करूं और उनको कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करवा दूं, तो इनके ऊपर ना एक्चुअली में एक लेयर सी जम जाती है, एक ऐसी लेयर जो इनसोल्यूबल होती है, इनसोल्यूबल होती है। और इनसोल्यूबल होने की वजह से वो लेयर जो है वो उस पर्टिकुलर मेटल के ऊपर जम जाएगी, और वो एक्चुअली में HNO3 के साथ जो कांटेक्ट है वो तोड़ देती है। अब जब इसका कांटेक्ट ही इससे टूट जाएगा तो फर्दर रिएक्शन आपकी टेक प्लेस बिल्कुल भी नहीं करती, और ये क्या बनता है, ये इनसोल्यूबल मेटल ऑक्साइड बनाता है, इसमें मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, और उस इनसोल्यूबल मेटालिक ऑक्साइड की वजह से
ये इसका कॉन्टैक्ट जो है वो टूट जाता है और रिएक्शन जो है वो आपकी रुक जाती है। देखिए अब हमें बात करनी है इस इंपॉर्टेंट नोट के बारे में। देखिए पहला पॉइंट ये बोलता है कि जो पैसिविटी है वो हम रिमूव कर सकते हैं। करना क्या है कि आपको पता कि जैसे ये कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से मिलता है तो उस पर लेयर जमनी शुरू हो जाती है। सैंड पेपर लीजिए और उसको ऊपर से रगड़ना शुरू कर दो, रब करना शुरू कर दो। तो जब आप लेयर को हटा दोगे और जब आप उसको फिर डालेंगे नाइट्रिक एसिड के अंदर तो वो उससे रिएक्ट करना शुरू कर देगा और ये आपको बार बार करना पड़ेगा। या तो ये करिए, या तो सैंड पेपर का काम करो, नहीं तो उसको निकालकर एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ मिला दो। तो उस कंडीशन के अंदर भी उसका जो ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर होती है वो आपकी मिट जाती है। ठीक है, तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी। और आप जानते हो ना कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट एक्चुअली में जो मेटल का ऑक्साइड है ना, जैसे मेरे पास क्या बन रहा था वहां पे मेटेलिक ऑक्साइड बन रहा था, राइट। तो उसके ऑक्सीजन को वहां से रिमूव कर देगा, जिस वजह से आपको फिर से क्या मिलता है, मेटल मिल जाता है और आप चाहें तो उसको फिर से रिएक्ट करवा सकते हो। तो ये इसका बेनिफिट है जो मैंने आपको यहां पे बताना था। ठीक है, इसके अलावा यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है जो आपने समझनी है कि जो नाइट्रिक एसिड है ना, उनको एक जनरल एसिड की तरह ही हम ट्रीट करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं कि यार ये हमारा एसिड ही है। बट एक रिएक्शन को देखकर हम इसको कहते हैं कि मतलब इसको एसिड की कैटेगरी में कैसे डालें, क्योंकि नॉर्मली एसिड जो होता है जब कभी हम उसको मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन जनरेट होता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो जो हाइड्रोजन जनरेट होता है और जो नेसेंट ऑक्सीजन बनता था वो दोनों आपस में मिलकर पानी क्रिएट कर देते हैं। तो सिर्फ ये जो मेटल के साथ की जो रिएक्शन है ना, इसकी वजह से इसको थोड़ा एसिडिक कहना थोड़ा हमारे लिए अजीब हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली जब भी हम एसिड की बात करते हैं तो वो हाइड्रोजन लिबरेट करता है व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन। तो ये बात समझो, वैसे हम इसको एज ए ट्रीट करते हैं कि ये टिपिकल एसिड की तरह ही आपका है। आई होप आपको ये वाली बात इस तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि मान लीजिए अगर मैं इससे भी ज्यादा इसको डिल्यूट कर दूं, लगभग 1% डिल्यूट कर दूं, तो क्या होगा। तो हमारी जो शिकायत थी ना कि यार ये पानी जनरेट कर देता है क्योंकि बहुत जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाइड्रोजन से मिलेगा, तो वो शिकायत दूर हो जाती है अगर मैं बहुत ज्यादा डाइल्यूट जो लगभग 1% कॉन्सेंट्रेशन है, अगर इसको रिएक्ट कराऊं मैं अपने मैग्नीशियम या मैंगनीज के साथ। देखिए क्या होता है कि जैसे मैग्नीशियम है ना, और मैंने ले लिया यहां पे HNO3 और ये बहुत डाइल्यूट है, वेरी डाइल्यूट इन नेचर। तो ज्यादा डाइल्यूट होने के चक्कर में इसमें नेसेंट ऑक्सीजन मेरे H2 के साथ रिएक्ट करके पानी नहीं बनाता। तो मतलब ये होगा कि अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूट फॉर्म में लिया है तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो ये एक टिपिकल एसिड की तरह बिहेव करना आपके लिए शुरू कर दिया है। ठीक है, ये बन गया H2। तो थोड़ा बैलेंस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 2 है ना आपका, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, बाकी सब ठीक है। ठीक है, उस तरह मैंगनीज अगर मैं Mn यूज करता हूं दैट इज HNO3, सेम चीज, MnNO3 होल ट्वाइस H2 डबल, वेरी डाइल्यूट, है ना। कितनी हैरान करने वाली बात। तो मतलब डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन इसका बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। तो बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है तो क्या होगा, वेरी हॉट अगर मैं डाइल्यूट HNO3 लेता हूं तो क्या होगा, कोल्ड लेता तो क्या होता, और बहुत ही डाइल्यूट ले लिया तो ये नॉर्मल एसिड की तरह बिहेव करने लग जाता है, बिकॉज अब ये मेटल से मिलके हमारा जो H2 है वो हमें दे पा रहा है। तो ये बातें समझनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और आप मानेंगे नहीं कि यही वो पर्टिकुलर चीज है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो नाइट्रिक एसिड है हमारा, नाइट्रिक एसिड है वो एक्चुअली में कंटेन करता है हाइड्रोजन, कंटेन हाइड्रोजन। सिर्फ इसकी वजह से हम कह पाते हैं। ठीक है, क्योंकि मेटल से मिलके क्या जनरेट कर रहा है, हाइड्रोजन जनरेट कर रहा है। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब आपको मैं एक्वा रीजिया के बारे में अच्छी तरह समझाता हूं। देखिए अब हमें बात करनी है रिएक्शन एज एक्वा रीजिया। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि एक्वा रीजिया बेसिकली होता क्या है। एक्वा रीजिया ना एक्चुअली में एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर हम कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 का इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर हम कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि HCl होता है उनको आपस में मिलाते हैं, और इसकी जो रेशो होती है वो 1:3 होती है। मतलब एक पार्ट आपका होगा
नाइट्रिक एसिड का, और 3 पार्ट जो होंगे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के होते हैं। अब इससे होता क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इससे क्या होता है कि जब कभी भी हमारा जैसे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है वो रिएक्ट करेगा मेरे पास HCl के साथ, तो ये एक्चुअली में बनाएगा NOCl और साथ में पानी। और मजे की बात यह है कि इसके साथ ये बनाता है नेसेंट क्लोरीन, और ये जो नेसेंट क्लोरीन हमारा बनता है ये एक्चुअली में प्लैटिनम एंड गोल्ड जो एक इनर्ट नेचर शो करते हैं, जो किसी से रिएक्ट नहीं करते, उनके साथ भी रिएक्ट कर जाता है और उनके सोल्यूबल क्लोराइड्स बना देता है। तो पहले एक काम करते हैं, मैं पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। इसको नाइट्रोसिल क्लोराइड कहते हैं, नाइट्रोसिल क्लोराइड कहते हैं हम यहां पे, ठीक है। ओके, बैलेंस की बात बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बताया है कि ये 3 लिए जाते हैं ना, 3 ये हो गया, 3 ये हो गया हमारे पास नाइट्रोसिल क्लोराइड बनेगा आपके पास, प्लस यहाँ पे H2 और एक उसके साथ बन गया, और जो क्लोरीन है वो हमारे पास यहाँ पे एक इसके साथ चला गया, 2 इधर बन गए, तो 2 नेसेंट जो है वो क्लोरीन हमारे यहाँ पे बन जाते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये आपका यहाँ पे बना है, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी प्लैटिनम है या गोल्ड है, अगर मैं उसको एक्वा रिजिया के साथ अगर मान लो रिएक्ट करवाता हूं तो उनके सोल्यूबल क्लोराइड्स बनते हैं, वो इसलिए बनते हैं क्योंकि अगर मैं प्लैटिनम लेता हूं, देखो ये मैंने प्लैटिनम ले लिया, तो ये जो आपके नेसेंट क्लोरीन हमें मिलता है वो एक्चुअली में इसके साथ मिलकर बना देता है प्लैटिनम क्लोराइड। सो ये बनता है प्लैटिनम 4 क्लोराइड बनता है बेसिकली इसमें, ठीक है ना। और हाँ, ये सोल्यूबल भी है आपका, ये सोल्यूबल भी है। अच्छा, इसका रह गया फॉर्मूला ना, तो ये प्लैटिनम Cl4 क्लोराइड है ना, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको करना है। अच्छा, अगर मैं गोल्ड की बात करता हूँ जिसको हम Au बोलते हैं, Au से लिखते हैं मतलब, प्लस अब इसके अंदर मुझे फिर से क्लोरीन से रिएक्ट करना है, तो यहां पर आपका बनता है गोल्ड 3 क्लोराइड बेसिकली। तो गोल्ड 3 मतलब AuCl3, तो ये आ गया गोल्ड 3 क्लोराइड। क्या ये सोल्यूबल है? बिल्कुल सोल्यूबल है जी ये भी, ठीक है। तो मतलब ये कि इतना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग हमारा एसिड होता है कि ये इवन गोल्ड एंड प्लैटिनम के साथ मिलकर भी उसके साथ रिएक्ट करता है और साथ में उसके क्लोराइड जो सोल्यूबल क्लोराइड्स है वो तक आपका बना के दे देता है। ये जो मिश्रण आपको दिखाया गया है इसको हम रॉयल वाटर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रॉयल वाटर, इसको रॉयल वाटर भी कहा जाता है, ठीक है। और हाँ, ये 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो बस इस तरीके से आपने इस पूरे पार्ट को स्टडी करना था और इसके साथ जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो जाती हैं। आई होप ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो हमारे नाइट्रिक एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज बाकी बच गई थी उनको हमने डिस्कस कर लिया है, एंड आई होप आपको अच्छी तरीके से इसका एक एक पॉइंट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।